अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास एक वेबसाइट आई है सर्कल ट्रांसलेशन के नाम से, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। और कॉम्प्रोमाइज़ होने से पहले इसके ऊपर सर्वर के बहुत से मसले थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि किस तरह से एक कॉम्प्रोमाइज़ वेबसाइट को हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये एक VPS है। VPS का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। और ये जो सर्वर्स होते हैं इनके ऊपर cPanel नहीं होता, इनके ऊपर Debian इंस्टॉल होती है। Debian का साइन है। Debian का मतलब है Ubuntu हो सकता है, Kali Linux हो सकता है, या कोई भी ऐसा OS हो सकता है जिसका बेसिकली GUI नहीं है। लाइक ये GUI होता है और एक होता है कमांड लाइन, लाइक आई कैन शो यू CMD। तो ये कमांड लाइन के थ्रू आप इसको एक्सेस करते हैं। और अगेन इन Debian बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर भी आप GUI लगा सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा रैम लेते हैं। तो कमांड लाइन का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा रैम नहीं कंज्यूम करवानी पड़ती। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे VPS का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना तो VPS आपको डिस्प्ले हो जाएगा। VPS के यहाँ पे सेटिंग्स है, सर्वर यूजेज है, OS एंड पैनल सेटिंग है। आपको पहले सर्वर यूजेज के बारे में दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा है। तो 24 घंटे के अंदर आपके सर्वर का लोड आपको दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा जा रहा हो तो आप यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट योर होस्टिंग प्रोवाइडर, उनसे कह सकते हैं कि हमें ये अपग्रेड कर दें सर्वर, क्योंकि सर्वर हमारा चोक कर रहा है। CPU यूजेज भी आपको नज़र आ रहा है, 50% तक मैक्स गया था। रैम यूजेज नज़र आ रही है आपकी 3 GB के आसपास तक कंटिन्यूसली जा रही है। 4 GB तक मैक्सिमम स्लॉट्स हैं आपके पास। नंबर ऑफ प्रोसेसर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। डिस्क स्पेस नज़र आ रही है आपको। देन आउटगोइंग ट्रैफिक नज़र आ रही है आपको। इनकमिंग ट्रैफिक नज़र आ रही है कि भाई लोग कितने आपकी साइट को एक्सेस करें, एंड यू कैन सी ऑल ऑफ दीज स्टफ्स हियर। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के अंदर आपके मेलवेयर स्कैनर होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको मेलवेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग के अंदर आपको होस्टिंगर की होस्टिंग में आपको ये ऑप्शन मिलती है। सो यू कैन सी कि इनकी पहले मेलवेयर फाइल्स थी एंड देन वो ऑटोमेटिकली क्लीन होगी। तो मेलवेयर फाइल्स जो है हमारे पास 27 तारीख को आई हैं। इसका मतलब है 27 तारीख से पहले का बैकअप चाहिए। 27 को कॉम्प्रोमाइजिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 27 तारीख को कॉम्प्रोमाइजिंग स्टार्ट हुई थी ड्यू टू सम रीज़न, कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी। और ये हम देखते हैं तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है। ये 26 को डिस्कवर हुआ है, 2026 एक को ये फाइल डिस्कवर हुई है, और 29 27 यस दिस इज़ द थिंग जो कि अपलोड्स के अंदर किसी बंदे ने अपलोड की है बेसिकली। सो हमने स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट को भी दिखा दिया कि कोई सबमिशन हुई है, क्योंकि सबसे पहले जो फाइल आई थी वो 2025-12। इसका मतलब है कि ये अपलोड की डायरेक्टरी में कोई चीज़ अपलोड हुई है। और ज़्यादातर अपलोड कब होती है, जब कोई फॉर्म के अंदर आप कोई चीज़ सबमिट करवाते हैं, या कोई आप मीडिया फाइल्स के थ्रू फॉर्म्स या चीज़ वगैरह सबमिट करवा रहे होते हैं। सो ये चीज़ अगर आपको ख़ुद देखनी हो तो ऑब्वियसली इन cPanels आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये मैं आपको एक नॉर्मल cPanel दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास ना सिक्योरिटी में समटाइम कुछ टूल्स इंस्टॉल्ड होते हैं। सो सिक्योरिटी के टैब में जब जाओगे तो यू कैन सी Immunify 360 इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। और इसी तरह से आपके पास कुछ इजाफी टूल्स भी होते हैं जो कि सिक्योरिटी की स्कैनिंग कर रहे होते हैं। हॉटलिंक प्रोटेक्शन है, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो आपकी जो लिंक्ड इमेजेस होती हैं वो कहीं भी डिस्प्ले नहीं होंगी। तो ये ना कोटा स्टीलिंग की एक प्रैक्टिस है कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ना दूसरों की इमेजेस लिंक कर लेते हैं। तो वो जो इमेज की डाउनलोडिंग होती है वो हमारे सर्वर से होती है, तो हमारा बैंडविड्थ कोटा जो होता है ना वो एक्सीड हो जाता है हॉट लिंक की वजह से। लीच प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। लीच भी होता है कि जो कंटिन्यूसली लीच, पता है ना, सुंडी होती है जो खून चूसती है। सो यहाँ पे बेसिकली इसने लिखा भी होगा यहाँ पे। सो ये होता क्या है कि आपकी जो लेट्स से पासवर्ड है, पासवर्ड के मल्टीपल अटैम्प्ट्स कोई बंदा कर रहा है, तो वो बंदा लीच बन रहा है, ठीक है। तो उसको ना फिर जोंग होते हैं, फिर उनको ना वो एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, उनको ब्लॉक कर देता है। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रिवेंट योर यूज़र फ्रॉम गिविंग आउट पब्लिकली पोस्टिंग देयर पासवर्ड टू अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ योर वेबसाइट। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेट्स से बैकएंड है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो उसके लिए अगर पासवर्ड पब्लिकली पोस्ट कर रहा है और लोग उस पर अटैम्प्ट्स करने चीज़ें करें, तो उसके लिए ना फिर ये इन्होंने एक सिक्योरिटी फीचर रखा होता है। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट और भी फीचर्स होते हैं। और अगर हम देखें तो Immunify 360 ना बेसिकली मेलवेयर स्कैनर और रिमूवल दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ना आपका एक एंटीवायरस टाइप चीज़ ही है, जिसके फीचर्स तो बेतहाशा हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं हमें किस किस फीचर की एक्सेस मिली हुई है। यस, तो हियर वी आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कैनर की हमें है और डिफेंस की है। तो वी कैन स्कैन एनी वेबसाइट। तो जब यहाँ पर जाते हैं तो यू कैन सी के दीज आर द फाइल जो कि स्कैन हो रही हैं, और यहाँ से फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और फिर इसी तरह आपको हिस्ट्री मिल जाती है, कोई आपको वायरस वगैरह मिलता है तो उसकी हिस्ट्री सारी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। देन प्रोएक्टिव डिफेंस है, एंड ऑब्वियसली ये परमिशन जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर खुद सेट करता है। तो किल मोड लगा हुआ है, अगर ये डिसेबल हो तो आप एडमिन से बात करके, यानी एडमिन वो होते हैं जो कि आपका एक cPanel है, एक WHM होता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ WHM? ओह WHM,
सो ये WHM क्या होता है, ये वेब होस्ट मैनेजर होता है, ठीक है। ये एडमिन होता है cPanel का, यानी एक WHM के अंदर मल्टीपल cPanels होते हैं। सो बेसिकली ये उसके पास परमिशन होती हैं, फिर वो सेट कर लेता है यहाँ से। सो ये वो काम है जो कि आप सेटिंग शायद छेड़ ना सकें, आपको सेटिंग की परमिशन ना हो, यूजुअली होती नहीं है, बस आपके पास ये होती है। बाकी आपके पास एक्शन होता है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, बट यू डोंट हैव द परमिशंस। तो इसी तरह इसमें डिफरेंट टूल्स और भी हो सकते हैं जिनके थ्रू आप स्कैनिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर cPanel की बात करें तो, और अगर आपकी साइट में वायरस आ जाता है cPanel में, तो आपको सिंपली यह करना होता है, फाइल मैनेजर में जाना होता है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको सारी की सारी फाइल सिलेक्ट करनी है सवाए WP कंटेंट के। इस फाइल को छोड़ देना है क्योंकि आपकी ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन WP कंटेंट। इसके अलावा htaccess, क्योंकि आपने htaccess ऑप्टिमाइज़ की होगी, और WP config की एक फ़ाइल होती है ये वाली। इन 3 फाइल्स को छोड़ दें। और अगर आपने robot.txt इंस्टॉल की हुई है, मतलब बनाई हुई है, और उसको ऑप्टिमाइज़ किया, तो robot.txt को यहाँ से हटा दें। ads.txt होता है, llms.txt होता है, ये जो कुछ txt फाइल्स वाली होती हैं ना, इनको आप रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम डिलीशन। इसके अलावा बाकी सारी फाइल्स, बेशक वो TMB है, वेलबिंग है, वट एवर फाइल भी है, उनको आपने कर देना डिलीट, ठीक है। सिंपल सा काम बता रहा हूँ, उसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने जाना है डाउनलोड वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस की आपने जो भी बिल्ट है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो डाउनलोड वर्डप्रेस org पे जाएं आप, और यहाँ पे आपके पास ये वर्जन पड़ा है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। सो वंस ये डाउनलोड हो जाता है, आपने वो सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड कर देनी है सवाए WP कंटेंट के और WP- कॉन्फ़िगरेशन के। तो ये आपने काम करना होता है फॉर एफिशिएंट क्लीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वायरस यू हैव। हाँ, अब यहाँ पे क्लीनिंग किन फाइल्स की नहीं होती, जो WP कंटेंट के अंदर पड़ी होती हैं। तो WP कंटेंट को आप एक नज़र देख लेते हैं। इसके अंदर आप देख लेते हैं कि बीमी का मकसद क्या है, कैशे का मकसद क्या है। कैशे इजीली डिलीट हो सकती है, आप कैशे को डिलीट कर देंगे, ले भाई कैशे डिलीट होगी। EW कैशे के जितने फोल्डर होते हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं बगैर किसी बंदे की कंफर्मेशन के। इसी तरह लॉग्स हैं, लॉग्स भी आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉग्स जो होते हैं ये सिक्योरिटी लॉग्स होते हैं, लाइक एंटी स्पैम लॉग्स हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे। सो यू कैन ईजिली डिलीट दीज लॉग्स, ठीक है, कोई इसमें आपको मसला नहीं आएगा। मेंटेनेंस की फाइल्स हैं कुछ, ठीक है, इसको अगेन आप ना छेड़ें, ठीक है। मस्ट यूज़ प्लगइन है, यहाँ पे समटाइम बनता है ओल्ड प्लगइन या बैकअप, जैसे ये पर है अपग्रेड टेम्परेरी बैकअप, ये टेम्प वाली फाइल्स हैं, इनको आप डिलीट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की फाइल्स हैं, इनको भी आप डिलीट कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं आएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो हियर यू गो, आप इसको वेब टॉपिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। इसी तरह से WF लॉग्स हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं आप, इनको भी डिलीट कर दें आप, ठीक है, कोई मसला नहीं आएगा आपको। और आपके पास जो फाइल्स बचती हैं वो बेसिकली प्लगइन की बचती है, थीम की बचती है, ठीक है। ये लाइट स्पीड है, लाइट स्पीड की भी कैशे है, इसकी फाइल बनी होगी, ठीक है। तो यू कैन ईजिली डिलीट द लाइट स्पीड, ठीक है, ये डिलीट हो गया। बीमी आपकी ईमेल के लिए चाहिए होता है, ठीक है, यू कैन डिलीट द बीमी फाइल्स, लेकिन इस पर इमेज पड़ी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट्स पड़े हैं, फॉन्ट्स में फॉन्ट्स आपने अपलोड किए होंगे, लाटो, डांसिंग स्क्रिप्ट वगैरह। सो इसको एक दफ़ा खोल के देख लेंगे, हाँ फॉन्ट्स में फॉन्ट्स ही पड़े हैं, ठीक है। बाहर आ जाएँ, मस्ट यूज़ प्लगइन्स में आप देख लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर वायरस पड़े होते हैं। तो मस्ट यूज़ पर्फ मैटर्स का मस्ट यूज़ है, ठीक है। इंडेक्स WP MySQL, और ये हमने खुद इंस्टॉल किए थे, ठीक है, मुझे पता है। अगर यहाँ पे आपको सस्पिशियस फाइल नज़र आती है कि यार ये कहाँ से आ गया, तो मैं कभी किया ही नहीं है, तो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इनको भी आप डिलीट कर सकते हैं, मस्ट यूज़ हो, कोई मसला नहीं होगा आपको, ये बाद में खुद ब खुद दोबारा भी इंस्टॉल हो जाती हैं। फिर प्लगइन की बात होती है, प्लगइन को ना आपने खुद पढ़ लेना है, नाम पढ़ लेना है। इसको ना मैं ज़्यादातर सॉर्ट करता हूँ लास्ट मॉडिफाइड से, कि भाई लास्ट ये जनवरी 1 को कौन कौन से प्लगइन्स लगे हैं। तो आई कैन सी कि भाई यहाँ पे WP एक्सपोर्ट प्रो ये वो फाइलें लगी हुई हैं, यहाँ पे SEO रैंक मैथ लगा है, WooCommerce लगा हुआ है, ब्रिक्स बिल्डर लगा हुआ है। सो अगर यहाँ से मुझे सस्पिशियस फाइल मिलेगी, यार ये प्लगइन तो मैंने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया, क्योंकि ये जो प्लगइन का नाम होता है ना फाइल का, ये आपको बता रहा होता है। सो लेटेस्टली इंस्टॉल्ड प्लगइन जितने भी आपके पास 25-30 प्लगइन्स हैं, उनको आप पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा भाई ये कॉम्प्रोमाइज्ड प्लगइन अगले बंदे ने इंस्टॉल किया, उसको बस आप डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये 2 काम कर लेते हैं। और तीसरा थीम में चले जाते हैं। थीम में अगर आपको फजूलियात मिलती हैं तो फजूलियात को डिलीट कर लेते हैं, सिवाय htaccess और index.php के। यहाँ पे आप आ जाएं, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट आप डिलीट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। और आपके पास अपलोड्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपलोड्स। सो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि समटाइम अपलोड्स के अंदर ये जो 26 होगा, 26 में ना ये बना होता है पहला मंथ। पहले मंथ को भी आप देख लेते हैं भाई, यहाँ पे इमेजेस ही हों, इमेजेस के अलावा कोई भी डाटा आपको मिलता है। 25 में आ जाओ, ठीक है, 12 महीने में आ जाओ, आपको कोई अगर इमेज के अलावा डाटा मिलता है
ठीक है, उसको आप उड़ा दें। SVG एक इमेज है तो इसलिए आपने उसको उड़ाना नहीं है। तो यू गाइस कैन सी कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारा जो वायरस था वो बेसिकली इनके अंदर ही पड़ा हुआ था, ये अपलोड से पड़ा हुआ था, तो इसलिए हमने उसको उड़ा दिया था। सो आपके पास ये जो ले दे के छोटी मोटी प्लेसमेंट्स हैं, ठीक है, थीम की, प्लगइन की, मस्ट यूज़ प्लगइन की और अपलोड्स की, वायरस मोस्टली यहीं पे पड़ा होता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो खुद अपलोड किया होता है यहाँ पे पड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ पे लॉग्स होते हैं, इनमें इनको भी आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब बार बार जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। लॉग फाइल्स ही हैं, ठीक है। ये CSS है, ये शिपिंग की चीज़ें हैं, ये अपलोड्स कुछ की हुई हैं आपने, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म अपलोड होता है, वो डेटाबेस में यहाँ पे ऐसा सेव होता है। रिव्यूज़ कलेक्ट करने के लिए कुछ अपलोड किया होगा आपने, फास्ट प्लगइन, आई थीम सिक्योरिटी कुछ अपलोड किया होगा। सो यू गाइस कैन रिव्यू दीज थिंग्स और इनको आप डिलीट कर सकते हैं। अबंडेंट कार्ट की कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं। सो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साइट थी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ वायरस पड़ा होता है, आपको उसको क्लीन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। एक और फाइल होती है ऑब्जेक्ट कैशे की, और इसको भी आप ऑब्जेक्ट कैशे को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बिग इशू, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्ट कैशे के अंदर मसला आता है एडवांस कैशे, इनमें मसला आया होता है। समटाइम इसको लोग ट्वीक कर देते हैं, इसको ट्वीक कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप इसको वायरस टोटल एक वेबसाइट होती है, ये फाइल डाउनलोड करके ना वायरस टोटल में अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। कि भाई इसको ना आप स्कैन कर लो, ठीक है। सो यहाँ फाइल अपलोड करते तो ये आपको ना स्कैन करके बताया था भाई ये फ़ाइल आपकी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। सो मोटे मोटे मसले बेसिकली यहीं पे आए होते हैं, इसके अलावा कहीं और मसला नहीं होता, ठीक है। अब बात आ जाती है कि खुदा ना खास्ता आपकी डेटाबेस करप्ट हो गई है तो क्या करना चाहिए। डेटाबेस के साथ आपने छेड़खानी खुद नहीं करनी, बेहतर है कि आप लोग कोई बैकअप रीस्टोर कर लो। cPanel में आपके पास बैकअप की ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पे जेट बैकअप होता है, यूजली जेट बैकअप होता है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यू गाइस कैन सी कि ये पड़ा है, ये फुल बैकअप होते हैं पूरे cPanel का बैकअप। होम डायरेक्टरी से जाके आप डिफरेंट मतलब फोल्डर्स को खुद ब खुद बैकअप भी ले सकते हैं। यहाँ पे ना आपके पास आता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, होम डायरेक्टरी में चले जाएं। यहाँ पे ना आपने देखना है कि आपके पास ना बैकअप्स की ना कुछ फाइलें दिखा रही है आपको। ये कह रहा है कि हम डेली बैकअप ले रहे हैं, अप टू सो ऑन, ये वीकली भी हो रहा है, डेली हो रहा है। तो आप ना 3 तारीख तक जाके, यानी कि इतना पीछे तक जाके डेली आपको बैकअप मिल रहा है ना, तो इतने आप बैकअप में से कोई बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे 8 तारीख को, तो आप उसे बोलेंगे भाई मैंने ना कुछ फ़ाइल खुद सेलेक्ट करनी है, तो ये आपको बताएगा भाई फ़ाइल खुद सेलेक्ट कर लो, ये लो। तो सारी फाइलें दिखा रहा है, आप फाइलें सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे फाइल्स आ जाती हैं आपके पास, फिर उनको आप रीस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने डेटाबेस को बैकअप लेना है तो डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस सारी की सारी आ रही हैं। जो आपकी डेटाबेस का नाम होगा वो ऑब्वियसली आप WP config खोलेंगे, वहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखा होगा। अप्रोप्रिएट डेटाबेस की फ़ाइल आप डाउनलोड कर लें और आप मैन्युअली PHP MyAdmin खोल के यहाँ पे मैन्युअली आप बाद में अपलोड भी कर सकते हो। डेटाबेस का बैकअप इस तरह से रीस्टोर होता है। इसी तरह से अगर आपके यूज़र का पासवर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है, आपने नया यूज़र ऐड करना है, ठीक है, बहुत आसान है। PHP MyAdmin खोलें। सो दिस इज़ द यूज़र साइड। मैंने एक डेटाबेस खोली है, डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम था यूज़र्स, ठीक है। तो ये WPHP का एक समझ लें कि प्रीफिक्स था और यूज़र था टेबल का नाम। टेबल में गया तो सारे के सारे यूज़र पड़े हुए हैं और यहाँ पे पासवर्ड ना इंक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है। ये सारे का सारा पासवर्ड इंक्रिप्टेड फॉर्म में है ताकि बंदा देख ना सके। तो आप ChatGPT को कह सकते हैं कि भाईजान मेरे एक नया यूज़र ऐड करना है, ठीक है, उसका यूज़र नेम ये होना चाहिए और आफ्टरवर्ड्स जो है मैंने उस यूज़र नेम के साथ ये पासवर्ड लगाना है एंड वो उस इंक्रिप्टेड के बीच में एंट्री कर देगा, ठीक है। सो हेयर वी गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कमांड लिख के दे दी है इसने और यहाँ पे ना आपको ना MD5 चेकसम करना होता है। ये वन टाइम होता है, मतलब कि आप एक दफ़ा इसको इंक्रिप्ट कर दें तो आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते इसको दोबारा। MD5 से वापस आप किसी भी तरह से टेम्प पासवर्ड 1 2 3 हैश नहीं कर सकते। यानी जो स्क्रीन मैंने अभी आपको दिखाई है ना, वहाँ से आप पासवर्ड कभी भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो ये वन साइड साइफर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड है एंड देन अगेन यूज़र स्टेटस है। तो आपने बस ये कमांड कॉपी पेस्ट करके रन कर देनी है, ठीक है। तो आपका बेसिकली एक नया यूज़र तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये कमांड आपने कैसे रन करनी है दिखा देता हूँ। आपने टॉप पे जाके ये SQL पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये कमांड प्लेस कर देनी है और WP यूज़र की जगह आपकी डेटाबेस का नाम क्या है, WPHP यूज़र्स, ठीक है। तो ये आपने बस रन करनी है और एक एडमिन जनाब यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगे इस पासवर्ड के साथ। ऑब्वियसली MD5 है तो ये हैशिंग होती है, हैशिंग और इंक्रिप्शन में फ़र्क होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्ट हो जाती है, हैशिंग
वापस ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिखाती। तो ये हैश फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए मैं आपको जितने मर्जी वो वैल्यूज़ दिखा दूँ पासवर्ड की, आपके लिए यूज़लेस हैं। तो गाइज़ इस तरह से आप बेसिकली साइट की एक्सेस ले लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मसला क्या आया था। हमें चल गया पता कि फ़ाइलें आई हैं, फ़ाइलें करप्ट हुई हैं और उसकी वजह से लोगों ने हमारी वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया क्योंकि सारे के सारे पासवर्ड इनएक्सेसिबल थे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने SSH लगा के डाटाबेस में एक यूज़र ऐड कर लिया था और मैं लॉगिन करके देखा तो ईमेल्स भी नहीं जा रही थी और बहुत खिचड़ी मची हुई थी। और मैंने कहा यार डाटाबेस में लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्वीक कर दी हैं, तो बेहतर है कि हम बैकअप ही रीस्टोर कर लें। क्यों भला, यू कैन सी के यहाँ पे एक स्पाइक भी आ गई है। मैंने यहाँ पे खोला है तो यहाँ पे ना मुझे नोटिफिकेशन भी आ गई थी कि हैड कंटेंट डिटेक्टेड। ये आपको दिखा रहा है कि ये देखो फास्ट एंड ग्रोइंग लैंग्वेज अबाउट, ठीक है। तो ये जो है ना आपकी ओनर्स अगर गूगल हैज डिटेक्टेड साइट हैज़ बीन हैक्ड बाय थर्ड पार्टी हु क्रिएटेड मलिशियस एंड स्पेसिफिक हार्मफुल कंटेंट, फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द URL, रिव्यू करें और रीगेन कर लें, ठीक है। तो ये आपके ना URL हटा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको पेजेस दिखाऊं तो ये आपके ऐसे ना पेजेस गिराना शुरू कर देगा, ठीक है, और न्यू पेजेस भी आपके पकड़ेगा। तो इससे बेहतर है हम ना इसको ना अभी फ़ौरन एज सुन एज पॉसिबल, ये देखो एम्प भी इसने पकड़ लिया, ठीक है। अभी ये रिसेंटली पकड़ा है तो इसका मतलब इसे फड्डे चल रहे हैं, ठीक है। इसने बहुत सी चीज़ें कर दी हैं कि एम्प इसने URL भी बना दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत से फड्डे कर रहा है। तो बेहतर है कि मैं इसका बैकअप रिस्टोर कर लूँ। तो बहुत ईजी है, आप लोगों ने जो है इसका VPS खोल लेना है। VPS खोलने के बाद आपने बैकअप एंड मॉनिटरिंग में जाना है। यहाँ पे आपके पास स्नैपशॉट्स आ जाते हैं। कोशिश करनी है एज सुन एज पॉसिबल ये प्रोसेस आप कर लें। अब ये मेरे पास 24 तारीख का पड़ा हुआ है, मैं इसको रिस्टोर कर लूँगा, ठीक है। टाइम ऑफ रिस्टोरेशन 51 मिनट्स दिखा रहा है, ठीक है, और इसको मैंने कर लेना है रिस्टोर, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड हेयर वी गो, वी आर रिस्टोरिंग इट। सो ये ना जनाब बेसिकली अब आपका जो बैकअप था वो रिस्टोरेशन फेज़ में शुरू हो गया हुआ है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, शायद यहाँ पे मेरे पास एक व्हील जो है लोडिंग वाला वो शो हो जाएगा क्योंकि आई डोंट थिंक वो पहले चल रहा था सही तरीके से। तो लेट मी क्विकली शो यू कि हो क्या रहा है। सो here we go, so you guys can see कि रिस्टोरेशन ऑफ द बैकअप हो रहा है। यहाँ पे व्हील लोड होना चाहिए, ऐसे करके हो नहीं रहा। सो नज़र आ रहा है लेकिन स्टिल यहाँ पे इट कैन टेक अप टू 52 मिनट्स, ठीक है। सो हम 52 मिनट्स के बाद दोबारा आते हैं और फिर हम चेक फाइल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहा है कि लास्ट 8 डेज़ में आपको मलिशियस फाइल मिली है। तो आप जो है इसको ना बैकअप रिस्टोर कर लें। आपको स्केड्यूल करना होता है, हर हफ्ते का एक बैकअप लिया करें, ठीक है, और 2 से 3 बैकअप लाजमी अपने ना रखा करें कि उनको मैंने कभी भी रिस्टोरिंग के लिए स्नैपशॉट लेनी है। तो ये स्नैपशॉट का यहाँ पे आपके पास टैब होता है। सो वी आर रिस्टोरिंग दिस बैकअप नाउ। सो दिस रिस्टोरेशन प्रोसेस इज़ गोना टेक सम टाइम, लेकिन आई थिंक जब हम रिस्टोर कर लेंगे तो हमें कोई मसला नहीं आएगा इसका। ज़्यादातर मसला क्या आता है कि साइट एक्सेसिबल नहीं होती। एक्सेसिबल क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोगों ने कुछ जगह पे चेंजेस की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि हम लोगों ने CDN लगाया हो और CDN की कोई कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं इस तरह की कि इसके लिए हमें ना DNS को एडिट करना पड़ता है। अब देखो जो आपका सबसे बड़ा मसला आता है वो आता ये है कि जब आप cPanel को रिस्टोर कर लेते हैं तो आपकी सम टाइम जो DNS की सेटिंग्स होती हैं वो भी रिवर्ट हो जाती हैं, ठीक है। DNS की सेटिंग से रिवर्ट होने का मतलब क्या है? जो आपके पास यूबंटू बेस सिस्टम होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है असल में। अगर मैं इनमें आ जाऊँ ना तो यहाँ पे ना मेरे पास एक मॉड्यूल होता है जोन एडिटर का cPanels के अंदर। तो जोन एडिटर क्या करता है? जोन एडिटर बताता है कि मेरे पास कितनी वेबसाइट्स थी। लेट्स से मेरे पास 10 वेबसाइट थी तो 10 वेबसाइट्स यहाँ पे लिस्टेड होंगी मेरे पास जोन एडिटर के अंदर, ठीक है। दिस साइट कांट बी रीच्ड, ओके, दैट इज़ स्ट्रेंज। इसको हम दोबारा से लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सो हमने लगा लिया दोबारा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम जोन एडिटर, तो यहाँ पे जोन एडिटर आ जाता है हमारे पास और यहाँ पे ना सारे रैकेट्स वगैरह मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जोन मैनेजर होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे Debian सिस्टम के अंदर जो होता है ना हमारा वो मैनेजर लगा होता है, ठीक है, जो जोन मैनेजर होता है। और हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर बेसिकली एडिट करते हैं और अपनी रैकेट्स को ऐड करते हैं और वो रैकेट्स ना सम टाइम रिवर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से साइट इनएक्सेसिबल होती है या रीडायरेक्शन एरर्स दे रही होती है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन उसकी वजह से कोई ना कोई मसला आता है। तो जब भी आप बैकअप को रिस्टोर करें इन दिस सर्वर जो कि आपका कस्टम सर्वर है या वर्चुअल सर्वर है, तो वहाँ पे ना एक कमांड होती है dig की, DIG कमांड इन लिनक्स। तो ये जो कमांड है ये आपके ना रैकेट्स आपको दिखा देगी,
ठीक है। सो इसके कमांड में आपको दिखाया तो आपने कैसे लगानी है। सो ये है डोमेन इन्फॉर्मेशन ग्रुपर। सो ये बेसिकली आपको डोमेन के बारे में बाइंडिंग शाइडिंग हर चीज़ बताती है, ठीक है। डीएनएस की बाइंडिंग है इसका बेसिकली सारा का सारा होता है। तो ये आपने कमांड रन कर लेनी है अपडेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जब आप डिग लिखेंगे, सर्वर लिखेंगे, नेम लिखेंगे, टाइप लिखेंगे तो ये आपको बता देगा। प्लस digexample.com, ये तो mx record भी दिखा देगा। या आप सारे के सारे प्लस लगा के ना सारे के सारे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आप जो है डिग के अलावा कुछ और डालें भी ना तो ये सारे के सारे डोमेन्स भी दिखा देगा आपको। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखा रहा है। तो इसकी कमांड्स आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, डिग की कमांड को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं कि यार आपके वेबसाइट पर के ऊपर ये 3 साइट्स अपने होस्ट की हुई थी, तो इन साइट्स के रिकॉर्ड वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, सर्वर के आईपी लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है, ठीक है। क्या ये बाद में हो सकता है क्लाउडफ्लेयर के ऊपर जा ना रहा हो, क्लाउडफ्लेयर कुछ रूल्स हों वो इनएक्टिव हो जाएँ, एंड अ लॉट ऑफ स्टफ कुड हैपन। तो बेसिकली आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। ज़्यादा मसला आता नहीं है, लेकिन ये मसला तब आता जब जिस ड्यूरेशन में आपकी साइट हैक हुई थी ना, आपने उसके आसपास ही ना अपने एंट्रीज चेंज की हो, ठीक है, डीएनएस की। सो एनी हाउ मैंने आपको दिखा दिया कि कस्टम साइट के ऊपर किस तरह से आप वायरस फ्री अपनी साइट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस बहुत इजी होता है, कोई इसमें पैनिक सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता आपको, ना ही पैनिक आपने करना ज़्यादा, बहुत काम रह के आपने ये सब एग्जीक्यूशन करनी है। इंशाल्लाह कोई आपको मसला फेस करना पड़ेगा नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपको मसला फेस करना पड़ता है तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ लाइव एजेंट। आप यहाँ पे जाएं और लाइव एजेंट लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपका लाइव एजेंट से कनेक्ट करवा देगा। तो अब ज़्यादातर लोग जो इतने टेक्निकल नहीं होते वो इनसे बात करते हैं। ये जो लाइव एजेंट्स होते हैं ये भी बैकएंड में यही काम कर रहे होते हैं, और इसके लोग पैसे भी लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है इनकी सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से अटेन कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू हायर सम एथिकल हैकर जो आपको असिस्ट करे इन सब कामों के अंदर। ये सब काम बहुत बेसिक और ये सारे के सारे काम आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यू गाइस कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और इसको बुकमार्क कर लें ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको मसला आए तो आप ये वीडियो बार बार देख सकें, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं इंसान को। मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी समटाइम वीडियोस देख के चीज़ें दोबारा कर रहा होता हूँ। और अगेन अगर आपको कोई बीच में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप वो सवालात वगैरह पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह।